वेलकम बच्चों, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने बिकम टॉपर यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि अभी जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वेक्टर चल रहा था, और वेक्टर के साथ साथ हमने समाकलन को भी चलाया है, तो आप जानते हैं, तो उसका भी वीडियो आएगा। और दिन में 2 वीडियो आ रहे हैं इस समय, जो कि बच्चों की बड़ी डिमांड थी, तो उस डिमांड के हिसाब से हमने चालू किया है। और 2-3 चीज़ें बता दें, कल हमने आपको कुछ क्वेश्चंस बताया, उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, जो भी एनसीईआरटी की सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को टारगेट किया जा रहा है, ताकि जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, जो कि इंग्लिश में बहुत सारे लोग अच्छा कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन यूपी बोर्ड के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही, तो बड़ी दिक्कत, गांव के बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हम ये सब कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला है कि बाइलिंगुअल आ रहा है, तो अगर कोई सीबीएसई या यूपी बोर्ड इंग्लिश का, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का भी अगर बच्चा कोई पढ़ना चाहता है तो आराम से पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो कल हमने कहाँ तक बता दिया था? कल हमने आपको बताया था दिक को जाएं, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन बताई थी, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा हमने बताया था, ठीक है। और उसके बाद में आज हम बताएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, इसका योग बताएंगे, और इसके साथ में फिर हम बताएंगे कुछ नियम होते हैं, इसके योग के कुछ नियम होते हैं। जैसे अब हमारा जो सदिश जो होता है, जो हमारा सदिश योग होता है, उसमें नियम कोई फॉलो नहीं करते, कहीं से आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन 2-4 नियम कुछ ऐसे होते हैं जो सदिश योग में या सदिश योगफल में क्या करते हैं, सदिशों के योग में फॉलो किए जाते हैं, उनके भी बारे में भी हम बताएंगे। फिलहाल एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का योग क्या होता है। देखो, तो अगर मैं बात कर दूं सदिशों के योग के बारे में अगर बात की जाए, तो अगर हम कह दें कि कोई आपको एक वेक्टर मिल गया, ए बी वेक्टर, क्या ले लिया आपने, ओ ए वेक्टर ले लिया, ठीक है। ओ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर है, समझ गए। और अगर कोई यहां से आप ले लिया जाए, क्या ले लो, आप ले लो ए बी वेक्टर, क्या ले लो, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्या ले लो, बी वेक्टर ले लो, तो बताते हैं कि सदिशों का जो योग नियम कहता है। तो अगर देखो एक और चीज, जैसे यहां पे आपने लिखा 3 + 4 = 7 या 4 + 3 = 7, आप ऐसा कर लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे आराम से आप जोड़ सकते हो। लेकिन अब जैसे यहाँ पे लिखा है ए बी और कहीं पे आपका सी आ जाए, ठीक है, तो आप सीधे उठा के नहीं जोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पे आ गया, लिखा है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, बोला जाए इनका योग करो, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, आपका गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो सदिश जो योग होता है उसमें कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, आप उन नियमों के हिसाब से ही किसी को जोड़ सकते हैं या किसी को घटा सकते हैं। 2 वेक्टर को जोड़ सकते हैं, 2 वेक्टर को घटा सकते हैं, ठीक है। अपने इसकी तरीके नहीं चलेगा कि आपने रखा 1 + 2 + 3 = 6, ऐसे नहीं होता, इसमें ऐसा नहीं होता। क्या है, ये है अदिश योग, क्या है ये, अदिश योग है, और ये क्या है, सदिश योग है। तो सदिश योग का नियम क्या होता है जोड़ने का? तो बेटा एक सदिश योग में नियम आता है, सदिश योग का त्रिभुजीय नियम क्या आता है, ट्रायंगल लॉ क्या आता है, ट्रायंगल लॉ आता है। ट्रायंगल लॉ क्या है? अब देखो, जैसे आपने ले लिया ओ ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर, आपने ले लिया ए बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर, ठीक है, परिमाण बी वेक्टर है। अब देखो, यहां से 2 चीजें बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली हैं कि आप देख रहे हैं कि इसका ओरिजिन मतलब प्रारंभ बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है, और इसका प्रारंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु ये है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, तो जब भी क्या होता है, जब दो वेक्टर प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, और उसके अंतिम बिंदु से जब उसका प्रारंभिक बिंदु निकलता है, तो ऐसे वेक्टरों को जोड़ने के लिए यहां से हम एक परिणामी वेक्टर खींच देते हैं, जिसे बोलते हैं आर वेक्टर बोल लो, ओबी वेक्टर बोल लो, समझ गए। तो ये जो ओबी वेक्टर है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या है, एडिशन है। अच्छा, एक चीज बहुत याद रखने योग्य है, हमेशा याद रखना, अभी आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें क्या होगा, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखना, जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझो। ऐसे टाइप से क्वेश्चन आएगा, यहां पे लिखा होगा ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ, ऐसे लिखा होगा। अब आपसे कुछ करके पूछेगा, तो हमेशा याद रखो, अगर आपको यहां पे त्रिभुजीय नियम तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको देखना क्या होगा, जैसे ये ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा होता है, तो बताओ आप कि किसको कहां रखोगे। तो यहां पे कर्ण और आधार का नियम नहीं चलता है, यहां पे ये देखा जाता है कि ये वाला जो डीसी वेक्टर से यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हो गया, ठीक है। और जो सीई वेक्टर था, देखो इस ये जहां से खत्म हुआ, ये वाला सीई वेक्टर यहीं से शुरू हुआ और ऐसे गया, और देखो, तो मतलब इसका हेड और इसका ये टेल और हेड, और इसकी टेल इसके हेड से जाके यहां जाती है, ठीक। मतलब मेरा कहने का है
कि प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, और जब दूसरे का जो प्रारंभिक बिंदु होगा वो इसके अंतिम बिंदु से चालू होगा। और अगर ऐसे हो जाए कि इसका प्रारंभिक बिंदु ये आके ऐसे आ जाए तो भी बेटा कभी भी एडिशन नहीं होता है। समझ गए? त्रिभुजीय नियम में यही सबसे अच्छी विशेषता है कि अगर जो वेक्टर है मेरा, इसका प्रारंभिक अंतिम बिंदु, और अंतिम बिंदु से अगर दूसरे का प्रारंभिक बिंदु चालू हो रहा है तब तो वो जुड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं जुड़ेगा। जैसे ये देखो, जैसे मैंने ये कहा कि ये है आपका ओ ए वेक्टर, ये है ए वेक्टर, और अगर यहां से मैं ऐसे कह दूं कि ये क्या है, ओ बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, बेटा क्या है, जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? मतलब मैं आपको बड़ी छोटी सी बात बता रहा हूं, बड़ा गौर करने लायक है। बड़ी एक मोटी भाषा में ये समझो कि इसका प्रारंभिक, इसका अंतिम, और अगर इसका जो ये वाला जो वेक्टर है, इसका अगर प्रारंभिक बिंदु यहां से शुरू होता है तब तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, अदरवाइज नहीं जुड़ पाएंगे। समझ गए? बात समझ गए? अब देखो, तो ऐसे इसमें भी होगा। इसमें भी आपको बनाने के लिए ये चीज देखो, यहां से प्रारंभिक, ये अंतिम, इसका प्रारंभिक, ये अंतिम, मतलब ये और ये जुड़ेंगे और ये उसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, ये उसका योग होगा। समझ रहे हो? तो डीसी वेक्टर उसका योग होगा। अब देखो योग वाला क्या करता है, योग वाला देखो इसके टेल से इसके टेल से चालू हो रहा, मतलब इसके आरंभिक बिंदु से इसका आरंभिक बिंदु चालू हो रहा और इसके अंतिम बिंदु से इसका अंतिम बिंदु देखो मिल रहा है जाके। समझ रहे हो? मतलब वेक्टर से वेक्टर मिलेगा और टेल से टेल मिलेगा, इसलिए इसको बोला जाता है इसका क्या, रिजल्टेंट, मतलब इसका योग। बात समझ गए? देखो तो क्या होता है त्रिभुजीय नियम। तो मेरी समझ में अब तक आपको टेल और हेड वाली बात समझ में आ गई होगी। तो अब अगर यहां पे बात करें तो क्या होता है, तो यहां पे हो जाएगा ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। समझ गए? और देखो जो ए बी वेक्टर लिखते हैं, ए बी वेक्टर मैंने आपको कल भी बताया था कि ए से चालू होता है और बी पे खत्म होता है, इसीलिए इसको ए बी वेक्टर लिखा जाता है। समझ गए? अब देखो बेटा एक और पोजीशन वेक्टर में आपको एक और चीज बता दूं, जैसे आपको लिखना है ए बी वेक्टर, आपसे कभी पूछा जाए, जैसे मैंने कहा कि आपको दिया गया सबसे पहले त्रिभुजीय नियम खत्म कर लेंगे फिर बताते हैं आपको, ठीक है? तो ये हो गया, तो आपका हो जाएगा ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो ये होता है त्रिभुजीय नियम। तो त्रिभुजीय नियम क्या कहता है कि दो वेक्टर कैसे जुड़ते हैं, तो दो वेक्टर ऐसे जुड़ते हैं। ये देखो त्रिभुज टाइप में बन रहा है, इसीलिए इसको सदिशों के योग का त्रिभुजीय नियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सदिशों के योग का त्रिभुजीय नियम बोला जाता है। बात समझ गए? अच्छा चलो अब आगे बात करते हैं। त्रिभुजीय नियम हो गया, तो वेक्टर कैसे जुड़ते हैं, तो वेक्टर हमेशा त्रिभुजीय नियम मतलब एक सिस्टम से जुड़ते हैं। समझ रहे हो? ये देखो ऐसे सिस्टम से जुड़ते हैं। अब अगर बात करें कि योग, अब जैसे देखो जो सदिशों के योग के कुछ गुणधर्म होते हैं, क्या होते हैं, गुणधर्म होते हैं। सदिशों के योग कुछ गुणधर्म होते हैं, मतलब इनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं कि ऐसे ही जुड़ते हैं। अच्छा बेटा जरा हमको अदिश योग की बात बताओ। जैसे 3 + 4 है तो 4 + 3 लिख लोगे तो क्या गलत है क्या? इसका भी वैल्यू 7 आएगी और इसकी वैल्यू 7 आएगी, दोनों सही है? तो सर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखो ऐसे ही अदिश में होता तो बेटा ये वाला जो नियम होता है ना, इस नियम को क्या कहते हैं, तो इस नियम को कहते हैं क्रम विनिमेय नियम। क्या कहते हैं? क्रम विनिमेय नियम। क्या कहते हैं इसको? क्रम विनिमय नियम। तो जो पहला गुणधर्म होता है सदिश योग का वो क्रम। तो देखो अब यहां पे क्रम विनिमय नियम का सबसे पहले मतलब समझो क्या है। लिखा था 3 + 4 = 4 + 3। तो बेटा क्रम विनिमय मतलब उनके क्रम का विनिमय कर दिया जाए, मतलब बदल दिया जाए। तो देखा बेटा प्लस का चिन्ह यही है, प्लस का चिन्ह यही है। क्या किया गया? 4 की जगह पर 3 कर दिया गया, 3 की जगह पे 4 की, देखो 3 की जगह पे 4 और 4 की जगह, मतलब क्रम को इसको विनिमय कर दिया गया, मतलब बदल दिया गया, आपस में बदल दिया, लेकिन साइन को नहीं बदला गया। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अगर आप मतलब अंकों को अगर आप बदल दो और उसका आंसर ना अगर बदले तो इसका मतलब होता है कि वो जो योग है ना ये क्रम विनिमय है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, तो सदिशों का जो योग होता है वो बेटा क्रम विनिमय होता है। तो क्रम विनिमय क्या मतलब है कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। बात समझ गए? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यही तो होता है क्रम। देखो हमने क्रम कैसे विनिमय कर दिया, प्लस वहीं पे रहा, प्लस वहीं पे रहा, जहां ए था वहां बी कर दिया, जहां बी था वहां ए कर दिया। बात समझ गए? ये है सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम। और बेटा ये जो क्रम विनिमय नियम को जब हम सिद्ध करते हैं, जब हम प्रूव करते हैं, समझ रहे हो, जब हम क्रम विनिमय नियम को प्रूव करते हैं तो बेटा इसमें एक प्रूव में ऐसे चित्र बनाया जाता है, समझो बात। ठीक है, इसको लिया जाता है ओ ए वेक्टर,
ये है ए वेक्टर, इसको लिया जाता है ओ बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर। समझ गए? बात समझते चलना एक तरफ से। अब बताओ अगर इस वाले त्रिभुज को हम ले लें, अगर इस वाले त्रिभुज को लेके बात करें तो बताओ इसको मान लो, क्या मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है, सी मान लिया इसको, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर हम यहां पे त्रिभुजीय नियम लगाएं तो बेटा ओ ए वेक्टर है ना, तो ये है ओ ए वेक्टर, ए बी वेक्टर है तो ये है बी वेक्टर। तो अब देखो इसका टेल और इसका हेड, यहां से इसका आरंभिक बिंदु मिला और मतलब ये दोनों जुड़ेंगे, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ओबी वेक्टर होगा। क्या होगा? ओबी वेक्टर। तो बेटा लिखो, यहां से क्या लिखोगे, ओबी वेक्टर इज इक्वल टू कौन से, देखो हम ये क्या करा रहे हैं, तो हम ये करा रहे हैं कि आप क्रम विनिमय नियम होता है तो उसको हम सिद्ध करवा रहे हैं। और सिद्ध क्यों करें, इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि आप ये समझ पाओगे कि चतुर्भुज का नियम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का नियम क्या होता है, समझ रहे हो, तो ये आप समझ पाओगे इसमें, इसलिए हम इसको करा रहे हैं। तो ये क्या है, तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, क्या पैरेललोग्राम का नियम क्या होता है, ये आप यहां समझ पाओगे, इसलिए हम इसको करवा रहे हैं। तो जो ओ ए बी सी है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम का मतलब समांतर त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज है। देखो तो अब यहां पे हम ये वाला क्या ले लेंगे, तो हम लेंगे त्रिभुज ओ ए बी में, किसमें, ओ ए बी में। तो हमने लिया ओ ए बी में, तो ओ ए बी में क्या हो सकता है बताओ, तो आप जानते हैं ये और ये जुड़ के ये बन जाएगा, तो ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ ए वैक्टर और प्लस बी ए बी वैक्टर हो जाएगा यही। तो आपने लिखा ए वैक्टर और प्लस बी वैक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई कि नहीं हो गई? अब देखो, अब एक बात बताओ, अच्छा एक बात आपको बताते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज का क्या नियम होता है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं एक तो समांतर होती हैं, ऊपर से उनकी वैल्यू होती है, वो क्या होती है, बराबर होती है। बात समझ गए? एक तो समांतर होती है, ऊपर से उनकी वैल्यू बराबर होती है, और उनके वेक्टर जो होते हैं वो भी एक ही दिशा में होते हैं। तो बेटा जरा हमको बताने की कोशिश करो कि ओ ए वेक्टर के समांतर सी बी वेक्टर है कि नहीं है, तो सर बिल्कुल है। तो अगर ओ से ए गया है तो इधर भी सी से बी ही जाएगा, और ये अगर ए वेक्टर हो तो ये भी ए वेक्टर नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बेटा लिखने के लिए आप लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो, देखना इधर लिख सकते हो कि क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसलिए जो ओ ए वेक्टर होगा वो किसके समांतर होगा, तो समांतर होगा सी बी वेक्टर के। तो इसीलिए ओ ए इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू सी बी वेक्टर नहीं हो जाएगा, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर नहीं हो जाएगा। बात समझ गए? इज इक्वल टू ए वेक्टर, तो इसलिए ए वेक्टर हो गया। बेटा अगर हम बी ए बी और ओ डी, देखो ए बी जा रहा है ना, तो इसीलिए ये ओ और सी जाएगा। समझ गए? वेक्टर एक जैसे, और ये अगर आपस में क्या है, समांतर है। मैं बता चुका हूं कि ये समांतर चतुर्भुज है, और अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, और मान में भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो बेटा यहां पे लिखो, आप लिखोगे कि ए बी वेक्टर पैरेलल ओ सी वेक्टर, और जब ये पैरेलल तो ये आपस में बराबर है, तो ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो बेटा ये बी वेक्टर हो जाएगा। जब बेटा बी वेक्टर हो गया तो अब ये त्रिभुज आपको क्या दिख रहा है, तो अब देखो यहां से ऐसे गया और यहां से ऐसे गया, तो बेटा देखो यहां से चालू हुआ, यहां पे खत्म हुआ। देखो इसका ये यहां से चालू, यहां पे, मतलब ये और ये जुड़ेगा, और ये देखो इसका टेल, इसका टेल, इसका हेड, इसका हेड। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए अब हम लेंगे कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ सी बी में, त्रिभुज ओ सी बी में, ट्रायंगल ओ सी बी। इन ट्रायंगल ओ सी बी क्या हो जाएगा बेटा बताओ, तो ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू, तो ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी वैक्टर और प्लस सी बी वैक्टर, ओ सी वैक्टर और प्लस सी बी वैक्टर। अब देखो एक और चीज समझो, आप ये नहीं कह सकते सर जी ओ बी वैक्टर लिखा, तो आप ये नहीं कह सकते कैसे लिख दो सी बी वैक्टर प्लस, नहीं, यहां से चालू ऐसे गया, फिर ये ऐसे जुड़ा हुआ है। देखो यहां से चालू हुआ, ये गया, फिर यहां से ऐसे जुड़ा, ऐसे तो जुड़ा नहीं हुआ है। सबसे पहले आप ओ सी वैक्टर, उसके बाद में सी बी वैक्टर जैसे जुड़ा होता है, तो मान लिख दो, तो लिखा है बी वैक्टर और प्लस सी वेक्टर। इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को देखो, यहाँ पे भी OB है, यहाँ पे भी OB है, तो क्या इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से OB इज इक्वल टू OB नहीं हो जाएगा? तो जी सर बिल्कुल हो जाएगा। ये मैं हटा देता हूं, देखो तो बेटा यहां पे देख के बताओ क्या OB इज इक्वल टू OB नहीं हो जाएगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट इफ वी कंसीडर, अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर कंसीडर करें, विचार करें, तो OB इज इक्वल टू OB वेक्टर। तो OB, इसमें OB वेक्टर क्या है, तो बेटा पहले वाले में क्या है, तो पहले वाले में है पहले वाले में, एक मिनट कहां गया, इसमें है A वेक्टर प्लस B वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू दूसरे वाले में B वेक्टर प्लस A वेक्टर। तो बेटा बताओ क्या ये प्रूव नहीं हो गया, ये सिद्ध नहीं हो गया कि जो इसका जो योग होता है वो क्रम विनिमय होता है? क्या क्रम विनिमय का बेटा इंग्लिश में मतलब होता है कॉम्यूटेटिव। क्या होता है? कॉम्यूटेटिव।
तो इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लें, कॉम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया आप समझ गए होंगे, यहाँ पे थोड़ी सी हमने रचना की। क्या रचना की है, क्या कंस्ट्रक्शन किया है कि OA वेक्टर के समांतर मैंने CB लाइन खींच दी, और क्योंकि ये समांतर त्रिभुज है, क्योंकि मैंने इसके समांतर खींची थी इसलिए समांतर त्रिभुज है। और समांतर त्रिभुज का जो नियम होता है वो होता है कि इसकी आमने सामने भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इसके आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं और उनके मान और दिशाएं भी बराबर होती हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया और ये देखो प्रूव हो गया है। तो बेटा ये जो नियम होता है, ये जो नियम निकल के आया, इसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम इसे बोलते हैं। समझ गए आप लोग। हम ऐसी आशा करते हैं कि आप लोगों को यह चीज बहुत बेहतर समझ में आई होगी। अब देखो अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, समझ में आ गई? फटाफट जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, और अब तक हम ऐसे समझते हैं हो गई होगी स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो आगे। अब बेटा दूसरा नियम के, एक तो आपको पता चल गया कि एक क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का मतलब समझ में आ गया कि प्लस का साइन वहीं पे रहने दो और उनका क्रम बदल दो। ठीक है, क्रम विनिमय होता है। अब अगर बात करें दूसरे नियम के, दूसरा है सहचर नियम। क्या है, सहचर। दूसरा गुणधर्म क्या है, सहचर नियम। ये सहचर नियम का भी पालन करता है कौन, सदिशों का योगफल। बेटा सहचर नियम क्या होता है, सहचर नियम कहता है, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ इसको बोलते हैं। तो ये जो होता है ना, तो इसमें क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में हमको 3 वेक्टर की जरूरत होती है। तो मैंने कहा आपने ले लिया ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर ए वेक्टर, एक मिनट, एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, तो कहता है कि अगर इनको दोनों को ब्रैकेट में कर दो तो बोला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट और प्लस सी वेक्टर। तो बेटा ये सही नहीं हो जाएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही होता है, और इसको प्रूव करने का कोई भी रीजन नहीं है, ना ही अभी कभी आपसे पूछा जाएगा ऐसा। ठीक है, अगर पूछा जाए तो आप याद रखिए कि सदिश योग का क्या होता है नियम, एसोसिएटिव लॉ भी होता है, मतलब सहचर नियमों का भी पालन करता है। इसके लिए आपको 3 सदिश चाहिए। कितने चाहिए, 3 चाहिए, 3 सदिश चाहिए। तो ये नियम ऐसा होता है। इसका नियम कोई भी कहीं भी, मतलब जैसे उसमें समांतर चतुर्भुज के नियम, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको प्रूव करने कोई जरूरत, अगर आपको प्रूव करना है आप प्रूव कर सकते। कैसे प्रूव करेंगे, देखो 3 है, पहले लो OA AB और BC। समझ गए, BC आ गया। अब क्या करो, इसको यहां से ऐसे जोड़ दो, इसको यहां से जोड़ दो, समझ गए, और इसको यहां से जोड़ दो। बाकी आप खुद ही निकाल लोगे सारे वेक्टर्स को। ये क्या है, OA वेक्टर, ये क्या है OB, तो ये निकल आएगा, निकलेगा ये बीच वाला। ठीक, अब ये वाला लोगे, ये OB AC, तो क्या निकलेगा, तो आपका ये वाला निकल आएगा। जब ये निकल आए तो बड़ा वाला ले लेना, ये और ये, तो ये ऐसा निकल आएगा। जब सब निकल आएगा, सबको उठा के एक साथ में कंसीडर कर दोगे तो आपका ये निकल आएगा। ठीक, चलो अब आगे करते हैं। अब आगे बड़ी इंटरेस्टिंग से एक बात कर लेते हैं, आपको शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब चलो एक बड़ी सी इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं। बात करते हैं अगर जीरो वेक्टर की, किसकी, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर की। तो बेटा अगर कभी भी जीरो वेक्टर या नल वेक्टर को अगर हम किसी भी वेक्टर में ऐड कर देते हैं तो वही हमें वेक्टर प्राप्त हो जाता है। जैसे बात करें हम कि मैंने कहा कि एक वेक्टर ए वेक्टर है, इसमें मैंने जीरो वेक्टर को ऐड कर दिया, तो क्या बेटा कोई फर्क पड़ेगा? तो जी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो तो जीरो होता है। अगर हम किसी में जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते तब तो सर फर्क पड़ सकता था, या हम डिवाइड करते तो फर्क पड़ सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐड किया है। और अगर हम जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं आता है उसमें। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे। अब बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर आप पढ़ चुके हो, तो अब जरा बात कर लो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब सदिशों का घटाना, सदिशों का घटाना। बात इसकी भी कर लेते हैं। मैंने आपसे बोला था कि एक एक चीज का आपको सोल्यूशन मिलेगा और जस्टिफाइड सोल्यूशन मिलेगा, समझना है कमेंट करो। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, समझ गए? अब देखो बेटा ये क्या होता है। सबसे पहली बात मैं बता दूं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एक पहली बात तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बताना पड़ता है। तो क्या है, देखो हम अगर अभी देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी त्रिभुजीय नियम का ही पालन करता है, ट्रायंगुलर लॉ का ही पालन करता है। कैसे, देखो मैंने लिया OA वेक्टर, तो अभी बताया था OA वेक्टर क्या था, A वेक्टर था, AB वेक्टर क्या था, B वेक्टर था। तो बेटा अब देखो क्या होता है, जो त्रिभुजीय नियम होता है तो उसको त्रिभुजीय नियम मतलब क्या कहते हैं कि अब देखो
त्रिभुजीय नियम में यहाँ पे बताओ क्या घटा दोगे, घटाने जैसा कुछ है ही नहीं। तो घटाने जैसा कैसे होता है, घटाने जैसा ये होता है कि अगर हम क्या करें, अगर हम इसकी दिशा को उलट दें, अगर हम इसकी दिशा को, जैसे देखो अभी जो ए बी की दिशा थी वो इधर जा रही है, तो मतलब ये हो गया ए बी ओ ए वेक्टर, ए वेक्टर ए बी वेक्टर। तो अगर ए बी जो है, अगर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू अगर ए वेक्टर है, तो बेटा एक बात बताओ, अगर इसकी दिशा उलट दी जाए, मतलब दिशा आप इधर ना होकर के इधर चली जाए, बात समझ गए, दिशा अगर उलट दी जाए, अगर दिशा उलट दी जाएगी तो ये हो जाएगा बी ए वेक्टर, और बी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का ए वेक्टर। आप जानते हैं कि अगर ए बी वेक्टर, अगर इसको बी ए वेक्टर कर दोगे तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का असल में होता ये है, लेकिन अब इसका इफेक्ट इसके मैग्नीट्यूड पे पड़ेगा, तो इसको माइनस ना करके इसको माइनस करेंगे, बात समझ गए। ऐसे भी ये क्या है, तो ये बेटा ए बी वेक्टर क्या है, तो ए बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, क्या है, बी वेक्टर। तो अगर इसको उलट दिया जाए, अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, मतलब बी ए वेक्टर कर दिया जाए, तो आ जाएगा माइनस बी वेक्टर। तो बेटा जो मतलब जो आपके जो वेक्टर होते हैं, इनका जो घटाना होता है या जो सब्ट्रैक्शन होता है, बेटा सब्ट्रैक्शन होता नहीं है। असल में होता क्या है कि जैसे अगर आपको बोल दिया गया, जैसे मैंने आपको बड़ी ध्यान से समझना, क्योंकि घटाने में बहुत आपको कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं घटाने लायक शब्द। मैं कह दूं कि ए वेक्टर, मैंने कह दो वेक्टर हैं, एक का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर है, वह दूसरे का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर है, इनका अंतर बताओ। अंतर पता है कैसे बताया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है, दूसरे वेक्टर का ये जो मैग्नीट्यूड है इसको बस माइनस में ले लो, कहते हैं इसकी दिशा को उल्टा कर दो, यही देखो यहाँ पे होता है, इसकी दिशा को उल्टा करोगे तो बेटा नीचे आ जाएगा, तो नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। भाई यहाँ पे उल्टा तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बेटा त्रिभुजीय नियम लगाना पड़ेगा। देखो मेरी बात, अगर आप कहोगे कि इसकी दिशा इधर की तरफ है, आप यहाँ पे कहो दो उल्टा कर दो, तो ये कहाँ पे आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, हमने इसको नीचे की तरफ बना लिया, समझ रहे हो, यही वाला वेक्टर हमने नीचे की तरफ बना लिया, दिशा उल्टा हो गई। अब यहाँ पे त्रिभुजीय नियम लग जाएगा, यहाँ से ऐसे इसको जोड़ दो, इसको मान लो सी। तो अगर बात करें यहाँ पर ओसी वेक्टर की, किसकी, भाई देखो त्रिभुजीय नियम यहाँ पे भी लग रहा है, वो अलग की चीज है कि माइनस का बी वेक्टर हो गया है, वो अलग की चीज है, लेकिन लगेगा त्रिभुजीय नियम। देखो ये टेल हेड और टेल हेड, समझ रहे हो। तो अब क्या हो जाएगा इसका, तो लगा दो ओसी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर और प्लस एसी वेक्टर, क्या प्लस एसी वेक्टर, सेम वही त्रिभुजीय नियम लगाया। ये कितना है ए वेक्टर, ये कितना है माइनस का बी वेक्टर है। तो क्या करते हैं, बस आप इसको मतलब दो सदिशों का घटाना या सब्ट्रैक्शन को आप कह सकते हो कि दो विपरीत वेक्टर का जोड़ना, दो विपरीत वेक्टर का जोड़ना। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर विपरीत वेक्टर है तो उनको जोड़ दो, तो यही निकाला था, ठीक है। तो आ गया ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। तो मतलब मैं ये आपसे कहने का प्रयास कर रहा हूं कि सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। अगर जब भी आपसे जैसे ये पूछा ए वेक्टर और बी वेक्टर का अंतर बताइए, तो क्या करोगे, जो पिछला वाला वेक्टर है इसकी माइनस में वैल्यू ले लो, बस जोड़ दो। कैसे, तो आप लिख दोगे कि फाइनल वेक्टर आर वेक्टर लिख दो, मतलब जो भी सब्ट्रैक्शन का वेक्टर आप मान लो सी वेक्टर ले लो, सी वेक्टर जो हो जाएगा ए वेक्टर और प्लस इसका बस बाद वाले का माइनस में लो, तो माइनस का बी वेक्टर। करना आपको योग ही है, बस इसका क्या लेना है, माइनस में ले लेना है। तो आप कर दोगे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। समझ गया कि नहीं समझ गया, ये है सच्चाई इसकी। ऐसे चित्र बनाया जाता है और ऐसे निकाला जाता है, ठीक। चलो बात करते हैं आगे की बात क्या करते हैं। आगे देखो, मैंने आपको सब्ट्रैक्शन बता दिया, मैंने आपको एडिशन बता दिया, सब कुछ हो गया। अब फटाफट स्क्रीनशॉट करना हो तो करो, बाकी आगे। अब देखो आगे की बात, ये सब हो गया खत्म, ठीक। अब देखो, अब आगे की बातें हैं, तो वो आगे की बातें क्या चलती हैं। आगे की बात करता है, कहता है कि अगर हमने कभी भी किसी भी वेक्टर में अगर हमने किसी भी अदिश राशि का गुणा कर दिया तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ऑफ वेक्टर बाई अ स्केलर, समझ रहे हो। तो कहते हैं कि अगर किसी भी सदिश में अदिश का गुणा, तो बेटा बड़े ध्यान से देखेंगे, बड़ा सरल सा होता है। जैसे अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, क्या है ए वेक्टर है। अगर मैं किसी एक अदिश m का गुणा कर दूं, इसमें क्या कर दूं, m ले लो, k ले लो, जो भी आपको लेना हो ले लो, आपको किताबी भाषा नहीं पकड़नी है, आपको समझना है कि क्या है क्या नहीं है।
तो मैंने कहा कि आपने एक स्केलर क्वांटिटी ले ली, क्या ले ली, स्केलर क्वांटिटी आपने ले ली m, और आपके पास वेक्टर क्या है, आपके पास वेक्टर है a वेक्टर। तो अगर बेटा इसका हम गुणा करवा देंगे, अगर इसका आप में आपस में हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या आ जाएगा, m a वेक्टर हो जाएगा। तो जरा बेटा हम इसे बताने की कोशिश करो, a वेक्टर यहाँ पे क्या हो गया, तो बेटा यहाँ पे a वेक्टर हो जाता है m टाइम्स, मतलब m गुना हो जाता है, कितना हो जाता है, m गुना हो जाता है। तो m की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, मान लो हमने रख दिया 3 तो 3 गुना हो जाएगा, हमने रख दिया 2 तो 2 गुना हो जाएगा। मतलब अगर किसी अदिश का अगर हम किसी सदिश में गुणा करें तो उसका मतलब वो उतने ही गुना हो जाएगा, वो उतने ही टाइम्स हो जाएगा। मैंने कहा 2 से गुणा कर दो, किसी भी एक सदिश है बी वेक्टर, मैंने कहा उसको 2 से गुणा कर दो, तो 2 क्या है, एक अदिश है, स्केलर है, और उसको 2 से गुणा कर दिया गया, इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया है, उसको 2 गुना कर दिया है। ठीक है, अब देखो आगे बात। अब आगे बात ये है कि अगर क्या करें कि एक अदिश का तो गुणा था ही, मैंने क्या किया, एक इसमें और अदिश का गुणा कर दिया, तो m a वेक्टर और आप आगे कर दिया n वेक्टर। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, m n a वेक्टर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आती हैं, अगर कभी आपको ऐसे मिलता है तो आपको भड़बड़ाना नहीं है, अरे क्या लिख दिया यार, गलत हो गया, ये सब कुछ नहीं है। mn a वेक्टर लिखा है तो m n a वेक्टर हो सकता है। अगर बात करते हैं, अगर लिख दिया जाए m प्लस n ए वेक्टर, तो आप क्या लिखोगे, m a वेक्टर और प्लस n a वेक्टर। क्या करोगे, उठा के इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, समझ गए। अब अगर बात करें तो इसका मतलब यहां से क्या, तो आप समझ क्या रहे हो, यहां से ये समझ रहे हो कि अगर किसी भी अदिश का अगर सदिश में गुणा करना हो तो आराम से कर दिया जाता है, ऐसे ही समझ रहे हो। अगर एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता दें कि एक ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है 4i कैप प्लस 6j कैप। अभी आई कैप और जे कैप का बहुत ही सुंदर अभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्या आई कैप है, क्या जे कैप है, कहां से आता है, क्या होता है, ठीक है, सब समझ में आएगा। तो अगर हम कह दें कि इसमें किसी भी अदिश से गुणा करा दो, तो आपने कहा कि सर जी कर दो 2a वेक्टर, तो 2 इंटू 4i कैप और प्लस 6j कैप, जो 2 है ना सब में गुणा करवा दो, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 8 आई कैप प्लस 2 6 जा 12 जे कैप। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए। चलो आगे देखो, तो ये समझ गए। तो आगे दूसरा क्या, अब अगर यहाँ पे अगर आपको कह दिया जाए, आपने लिखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू एम, तो क्या हो जाएगा बेटा, एम ए वेक्टर और प्लस एम बी वेक्टर। समझ गया कि नहीं समझ गया, बड़ी कॉमन सी चीजें हैं, लेकिन अगर कभी आ जाती हैं तो आप ऐसे इसको कर सकते हो। ठीक, चलो अब आगे की बात थोड़ी सी, फटाफट स्क्रीनशॉट जो करना कर ले, ये है नियम इसके ये वाले, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, चला जाए, ठीक है। इसका भी गुणा भी हो गया। अब देखो, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, आई वेक्टर क्या है, जे वेक्टर क्या है, के वेक्टर। चलो अच्छा, ये बात दूसरे वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको पोजीशन वेक्टर बताता हूँ। मैंने आपको हालांकि पोजीशन वेक्टर बताया, लेकिन फिर से एक बार सुनेंगे। पोजीशन वेक्टर बात करें अगर बेटा, पोजीशन वेक्टर क्या है, तो अगर हम लिख देते हैं ए बी वेक्टर, तो बेटा बताओ इसको क्या लिख सकते हो। तो बेटा हमेशा याद रखो ए और बी, हमेशा इसको एक ओरिजिन मानो ओ, अपने दिमाग में एक ओरिजिन मानो ओ, हमेशा उसी के सापेक्ष ए और बी वेक्टर होते हैं। जैसे अरे कुछ ऐसे देखो, ये है ए और ये है बी और ये है ए बी वेक्टर, ये कहां से आए होंगे, तो ये किसी एक ओरिजिन से ओ से जुड़े होते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए हमेशा, अब देखो करते कैसे हैं, जो पीछे वाला होता है इसको पहले रखते हैं ओ के साथ में, तो ओ बी वेक्टर और आगे वाला माइनस का ओ ए वेक्टर। कभी भी आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा गया बी डी वेक्टर, तो कैसे लिखोगे इसको बताओ फटाक से। तो आप इसको लिखोगे पीछे वाला डी वेक्टर, तो ओ डी वेक्टर ओ के साथ में, हमेशा पीछे वाला ओ के साथ में और माइनस आगे वाला भी ओ के साथ में, समझ गए। अगर बेटा बात कर दिया जाए, हम बोले सी डी वेक्टर को दिखाओ, अभी क्या होगा, आगे आपको भी क्वेश्चन मिलेंगे। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है, एक्स ए कैप बी कैप सी कैप, सॉरी ए वेक्टर मतलब ऐसे आएगा, ए बी सी और डी वेक्टरों का मान क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर है। तो अब बेटा देखो, ये जो ऐसे ही लिखे हैं ना, इनको कैसे लिखते हो, तो ओ ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर, बात समझ रहे हो, और ओ सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर और ओ डी वेक्टर बराबर डी वेक्टर, ऐसे लिखते हो इनको। क्यों ऐसे लिखते हो, क्योंकि ये स्थिति सदिश हैं। क्या है ये, पोजीशन वेक्टर स्थित सदिश हैं, और स्थित सदिश हमेशा एक ओरिजिन पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में होता है, इसीलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोई बात कर दे, यहाँ पे कह दे सी डी वेक्टर बताओ, कैसे लिखोगे, ओ डी वेक्टर पीछे वाला पहले ओ के साथ में माइनस ओ सी वेक्टर बाद वाला। तो बताओ बेटा ओ डी कितना है, डी वेक्टर, और सी कितना है, ओ सी कितना है, सी वेक्टर। तो ये देखो बेटा इसका आंसर आ गया। बात समझ गए कि नहीं समझ गए।
इसी के साथ में आज की बात को हम खत्म करते हैं यहीं पर। कल हम बताएंगे पोजीशन एकांक सदिश क्या होते हैं, आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर क्या होते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा, और अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप हमें दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी एंजॉय करिए, मस्त रहिए, नमस्कार।